हेलो गाइस, लनी भाई आगे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। तो लास्ट के हमने लेक्चर्स में अपने चैप्टर 23 के नेशनल लॉज को देखा था। अब एक दो टॉपिक इसमें रह गए हैं थोड़ी सी, तो उनको भी देख के चैप्टर 23 अपना ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो ये कौन सा टॉपिक है, इसका मतलब क्या होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का? सो बेसिकली हमारे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है ना, उसमें एक ये प्रावधान है कि जब जब जो फॉरेस्ट का लैंड है, अगर उसको हम डाइवर्ट करते हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, मतलब सपोज करिए फॉरेस्ट का लैंड था, उसमें एग्रीकल्चर करना है ना, या किसी को इंडस्ट्री लगानी है, तो ये क्या हो गए? सारे नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस हो गए। तो अगर किसी भी फॉरेस्ट लैंड को हम डाइवर्ट करते हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, तो फिर उतना ही इक्वल एरिया जितना डाइवर्ट किया गया है नॉन फॉरेस्ट लैंड का, उसको सरकार को डोनेट करना पड़ेगा। मतलब डोनेट करके ऑब्वियसली उसमें प्लांटेशन करेंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे। तो सिमिलर लैंड अगर गवर्नमेंट का लैंड है तो उतने ही एरिया, और अगर डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट मतलब वहाँ डेंसिटी कम होती है फॉरेस्ट की, तो अगर वो एरिया है तो उसके डबल अमाउंट का, जैसे 1x अगर आपने एरिया डाइवर्ट किया है फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो आपको डिग्रेडेड लैंड का 2x एरिया, इतने एरिया में आपको एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। तो इसका आइडिया सिंपली वही है कि जितना नेट हमारा फॉरेस्ट कवर है वो उतना मेंटेन रह सके, है ना। तो इसमें प्रोसेस कैसे होती है? सपोज़ कोई इंडस्ट्री लगाने वाला आदमी है, उसने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है ना, उसके ही ऊपर ड्यूटी होती है कि कहाँ पे ये लैंड होगा इसके अल्टरनेट पे। सपोज़ उसको फॉरेस्ट की ज़मीन चाहिए, तो उसका अल्टरनेट भी ढूंढना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसी आदमी की या इसी व्यक्ति की, जो भी होगा उसकी। फिर यही प्रपोज करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि हमें ये वाला आप लैंड दे दो और यहाँ पे आप कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन कर लेना, है ना। तो अगर वहाँ पे अप्रूवल मिल गया, फिर जो ये व्यक्ति है उसको वो पैसा भी देगा इस लैंड के लिए सरकार को खरीदने के लिए, या फिर जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र कहाँ होता है? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास फॉर प्लांटेशन वर्क। तो इस तरीके से लगभग काम होता है। इनके पीछे पूरा ऑब्जेक्टिव वही है कि जो नेट फॉरेस्ट कवर है उसकी ओवरऑल परसेंटेज को सेम रखना है हमको। फिर 2019 से पहले कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में तभी परमिट करते थे जब रेवेन्यू लैंड अवेलेबल नहीं होता था। रेवेन्यू लैंड क्या होता है? सरकारी ज़मीन, है ना, सरकार के पास भी ज़मीन होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। वो अगर नहीं होता था तब फॉरेस्ट, ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करके उसमें अफॉरेस्टेशन की जाती थी। लेकिन फिर मिनिस्ट्री ने इसको चेंज कर दिया लॉ को। तो अब जिसकी भी क्राउन डेंसिटी बिलो 40% है जिस भी फॉरेस्ट की, वहाँ पे भी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जा सकता है। फिर इसी से रिलेटेड एक अथॉरिटी है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये जो फंड एक बना है इसी लॉ के अंदर, उसको मैनेज करना, उसी को देखना, उसी फंड के पैसे को यूज़ करके ये अफॉरेस्टेशन की जाती है ना हर जगह। तो ये भी बॉडी एग्जिस्ट करती है। सो कंपा को हेड कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव वही है, प्रमोट एफॉरेस्टेशन रीजनरेशन एक्टिविटीज़ टू कंपनसेट फॉर लैंड डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। फिर इसी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट की वजह से पावर मिली थी कंपा को टू कलेक्ट फंड, है ना। और फंड का नाम क्या है? नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है, और हर स्टेट का भी अपना अपना ऐसे फ़ंड बना दिया गया, पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट जो होता है उसके अंडर। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कैसा है? जो नेशनल फंड है उसमें सिर्फ 10% पैसा जाता है, और 90% ऑफ मनी गोज़ टू स्टेट फंड, क्योंकि मेन काम ये लोग यही करते हैं स्टेट वाले, राइट। जो सेंटर वाला फंड है वो तो यूटीज़ का देखता है, और उसके उतने चैलेंजेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितना वर्क ये स्टेट वाला करता है। तो आप देख सकते हैं यूज़ ऑफ फंड कैसे किया जाता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया, सजेस्टेड नेचुरल जनरेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, रिलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सब में इसका फंडिंग जाती है अलग अलग काम के लिए। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट क्या है? इसका सिंपली से मतलब ये होता है कि जो अभी आप फॉरेस्ट उड़ा दोगे जितना भी एरिया का, और कहीं उतना लगा भी देते हो, तो वो तुरंत उतने पेड़ उग नहीं जाएंगे, बड़े नहीं हो जाएंगे, राइट। इसको टाइम लगेगा फिर भी बड़े होने में। तो ये जो बीच में लॉस होगा, है ना, लॉस इन टर्म्स ऑफ कार्बन सिंक, लॉस इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसी को कंपेंसेट करने के लिए ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट बनाई गई है, ताकि जो भी डेवलपर है, जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है, जो भी इंडस्ट्री ये बन रही है, वो इस पैसे को दे सके, ताकि ये पैसा यूज़ करके और भी एक्टिविटीज़ आगे करी जा सके। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर लॉ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। फिर दूसरा है पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरीड आउट अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। तो मैंडेटरी तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आप गेस भी लगा सकते हो कि लोगों से ज़बरदस्ती थोड़ी करवाएंगे अफॉरेस्टेशन बुला के कि उनको पार्टिसिपेट करना ही है फॉरेस्टेशन में।
तो ये इलॉजिकल भी है, इसको एलिमिनेट भी आप कर सकते थे, और ये वाला तो अभी हमने पढ़ा ही है ना, तो इसका वन ऑनली आंसर होगा। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे ना अब आपको इंपॉर्टेंट रखने वाली बात क्या है कि ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इनके वाइड यूजेस हैं, है ना। आप इनको ऐसे में यूज़ कर सकते हो, आप इनको आंसर राइटिंग में और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे आपको टर्म्स को याद कर लेना है ना। ग्रीन वॉशिंग जैसे हो गया, लो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, लैंड नॉन अवेलेबिलिटी, फ्रैगमेंटेड लैंड, मोनोकल्चर प्लांटेशंस, बायोटिक प्रेशर, नेगेटिव एज इफेक्ट। तो अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए, आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो बहुत जगह। और जब ये टर्म्स लिखे जाते हैं ना, नेगेटिव एज इफेक्ट, बायोटिक प्रेशर, ग्रीन वॉशिंग, तो आपका आंसर डिफरेंट लगने लगता है ना। तो ये सारी डेफिनेशन तो हमने देखी ही है, ग्रीन वॉशिंग भी पढ़ा है पहले, एज इफेक्ट भी देखा है, बायोटिक प्रेशर्स भी देखे हैं। तो एक बार आपको रीडिंग करना हो रिवाइज करने के तौर पे तो कर लीजिए। हालांकि इन टर्म्स को ज़रूर आपको याद रखना है ना, मेंस के पर्सपेक्टिव से इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद है हमारी ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो इसमें क्या खास बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहले किसने अप्रूव करी है वो देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक बॉडी है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, इन्होंने अप्रूव की है ये स्कीम, है ना। तो अगर कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर है, और उसमें भी स्पेसिफिक जाना है तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है। तो इसका कुल कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि इट अलाउज फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज कमोडिटीज़। इसका सिंपल मतलब क्या है कि सपोज़ मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने पर्सनल एरिया में प्लांटेशन लगा दूँ पेड़ों की बहुत सारी। तो अब ये कुछ साल में ये प्लांटेशन बड़ी हो जाएगी, राइट। तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री आ रही है बाहर से, उसको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना है इतने ही एरिया में जितना मेरे पास है, तो वो नए सिरे से जाके या किसी नए एरिया में पौधे लगाने से बेटर उसका है कि वो सीधे से मेरा ये लैंड खरीद ले और मुझे पैसे दे दे इसकी जगह, और ये लैंड खरीद के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दे। वो उसका भी नियम पूरा हो जाए, मुझे भी बेनिफिट हो जाए, और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड है उतना भी वो सेम रहे। तो इस तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट है कि मैं उगा रहा हूँ, किसी को ज़रूरत है वो मुझसे लेके फॉरेस्ट में अपना क्राइटेरिया फुलफ़िल कर सकता है। हालांकि अगर मैं उगाऊंगा तो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फर्स्ट, कि मेरे जो लैंड है वो उस क्राइटेरिया से मिलता है कि नहीं कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के तौर पे। तो वो भी एक क्राइटेरिया है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड कर रहे हैं हम, है ना, लैंड के पार्सल को। इंडस्ट्री को नियम के तहत ख़रीदना पड़ता है, और मेरे पास ऑलरेडी उतना है तो वो मुझसे ख़रीद के मुझे पैसे दे देगी, और वही वो डोनेट कर देगा जाके लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पास। तो इसमें तीनों प्लेयर ऑलमोस्ट हैप्पी हैं। अब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने क्यों एक्सेप्ट किया उसके भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कोई भी जैसे न्यूज़ आती है ना, तो उसमें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यूजुअली बहुत सारे टीचर्स को आप देखोगे जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ नेगेटिव बातें बता देंगे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझना एंड वाई गवर्नमेंट इज़ डूइंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट फोर्स, राइट। तो बिना गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझे पूरा होलिस्टिक नॉलेज नहीं आता। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जैसे इनक्रेज करना चाह रही है गवर्नमेंट इंडिविजुअल लोगों को कि वो पेड़ लगाएं अपने पर्सनल लैंड्स में, है ना, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, ये सारे फुलफ़िल किए जा सकें। फिर ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हमने गोल भी बनाया है 2.523 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन बाई 2030। तो ग्रीन क्रेडिट स्कीम से वो भी हम अचीव कर सकते हैं, राइट। फिर क्रिटिसिज्म भी है इसके, जैसे कि द स्कीम वुड प्राइवेटाइज फॉरेस्ट एंड प्रमोट देयर डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट आर ट्रीटेड एज मेयर कमोडिटीज़ विदाउट एनी सोशल एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर। फिर इससे दूसरा खतरा ये आता है कि एग्रीकल्चरल लैंड में भी खतरा है ना, कि वो भी प्लांटेशन की तरह डाइवर्ट हो सकते हैं। फिर प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो फास्ट ग्रोइंग या फास्ट मैच्योरिंग इन्वेजिव स्पीसीज़ को भी लगा सकती है प्लांटेशन में, जैसे यूकलिप्टस कट रही है ना। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म भी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एरियल सीडिंग का है। एरियल सीडिंग में सिंपली होता क्या है कि ऐसे गोल बीज लेते हैं पेड़ का, और उसको चारों तरफ क्ले, कंपोस्ट और खाद का ऐसे एक लेयर बना के बड़ी बॉल टाइप की बना देते हैं, है ना। और ऐसे कई सारी बॉल ले जाके, जैसे हेलीकॉप्टर से आप जा रहे हो जंगलों के ऊपर से, तो जैसे कम डेंसिटी वाले फॉरेस्ट हैं तो उन जगह पे ये इस तरीके के बॉल्स गिराई जा सकती है, राइट, पूरे में। इनमें से जो 50% बचेंगे वो ग्रो कर जाते हैं आखिरी में। 50% ही क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि 50% ऑलमोस्ट लॉस हो जाता है, जैसे जानवरों ने खा लिया या फिर कोई और रीज़न है। तो इसमें सक्सेस रेट कितना है, 50%। तो एरियल सीडिंग उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है।
बेटर क्यों है? क्योंकि ये फास्ट है। हेलीकॉप्टर से आप किलोमीटर किलोमीटर एरिया में बहुत जल्दी स्प्रेड इसको कर सकते हैं। फिर इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है डार्ट सीडिंग। तो आप देख सकते हैं ऐसे बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स होते हैं, इसके थ्रू ऐसे नीचे इनको फेंका जाता है, ये डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर इसकी रूट्स मिट्टी में चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारा एफॉरेस्टेशन का एक और टेक्निक है। ये सब होता कब है? ऑनसेट ऑफ मानसून के थोड़ी पहले, क्योंकि मानसून जब आता है तभी नए नए पेड़ उगते हैं, पूरी जगह पानी होता है, तो एक बेस्ट कंडीशन होती है ग्रो करने के लिए। इसलिए मानसून के पहले ही इस तरीके की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो चैप्टर 23 में यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।